बुधवार यानी कल मोदी 3.0 की पहली अग्नि परीक्षा है। स्पीकर को लेकर मचे रार के बीच ये तय हो गया है कि मतदान के बाद ही 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। एनडीए के ओम बिरला और इंडिया गुट के सुरेश के बीच मुकाबला है। सारी बात डिप्टी स्पीकर की डिमांड पर फंस गई। खैर ये सियासत है, इसका अपना अलग ही रंग रूप है। इस पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट। ये लोकसभा स्पीकर की वही कुर्सी है जिसके लिए एनडीए और इंडिया गुट में जबरदस्त रार मची हुई है। बहरहाल स्पीकर की कुर्सी एक तरफ ओम है तो दूसरी तरफ सुरेश। जी हाँ, दोनों में कड़ा मुकाबला है। जो भी हो, कुर्सी ऐसी चीज ही है साहब। डिप्टी स्पीकर की डिमांड से पेंच फंस गया। राजनाथ सिंह का कहना है कि उन्होंने 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे से आम सहमति बनाने के लिए फोन किया। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। वही कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि के सुरेश वरिष्ठ सांसद हैं। हमने सरकार से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ओर से ही बात गई थी, हमारे सीनियर नेताओं की ओर से बात गई थी, लेकिन अगलों ने कंसेंसस की ओर बढ़ना ही नहीं चाहा। एक परंपरा है कि स्पीकर पोस्ट रूलिंग रेजिम के पास रहेगा और डिप्टी स्पीकर पोस्ट ऑपोजिशन के पास। तो ऑपोजिशन ने, इंडिया प्लेटफॉर्म ने सुझाव दिया, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आप गारंटी दीजिए डिप्टी स्पीकर का इस बार होगा, और जो होगा वो ऑपोजिशन का होगा। ये तो सीधी बात है, ये तो हमारा परंपरा है। वहीं टीएमसी ने कांग्रेस के स्पीकर उम्मीदवार को समर्थन देने से इनकार किया। टीएमसी ने कहा, फैसले से पहले ममता बनर्जी से सलाह नहीं ली गई। अब सलाह नहीं ली गई तो दीदी नाराज हैं। फिलहाल अब बुधवार 11 बजे का सबको इंतजार है, जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा और मोदी सरकार पहली अग्नि परीक्षा दे रही होगी, या यूं कह लें फ्लोर टेस्ट का ही चुनाव का रुतबा होगा। खैर जो भी हो, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है इस पर बातचीत करने के लिए, और समय क्योंकि सीमित रहता है इसलिए फटाफट सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, गौतम सेठ प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मौजूद हैं, एसएन सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं। सिंह साहब, शुरुआत आपसे ही। देखिए, विपक्ष बड़ी ताकत दिखा रहा है और इस बार पहले से ही तय था आर पार की लड़ाई है, और बेशक सांकेतिक लड़ाई है, लेकिन लड़ाई और चुनौती तो सामने रख दी और ये बता दिया कि विपक्ष ये वो विपक्ष नहीं है जो पिछले 2 टेन्योर में था। नहीं प्रवीण जी, देखिए, नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। आज हम थोड़ा सा जिक्र 25 जून 1975 की भी करेंगे, उस समय भी नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं हुआ। आपातकाल लगाया गया, 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया, लगभग 83 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई, मीडिया के दफ्तरों के लाइट काट दिए गए, अटल जी, आडवाणी जी सरीखे जेपी और राजनारायण जी को बंद कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे वो नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं, आज भी नहीं चेंज होगा। और चेंज परंपरा की बात करते हैं, जब राष्ट्रपति जी का डिनर कार्यक्रम रखा जाता है तब भी परंपरा तोड़ने का कार्य करते हैं, और परंपरा तो अपनी पार्टी के साथ भी तोड़ने का कार्य करते हैं। जब पार्टी का सिर्फ मुखिया की डेथ होती है, उसको 10 जनपद में जगह नहीं मिलती है, वो भी कांग्रेस का होता है। तो परंपरा का अनुपालन अगर कोई कांग्रेस और ऐसे दलों से पूछे तो निश्चित तौर पर वो नहीं मानते हैं कि प्रणब मुखर्जी साहब वरिष्ठ होते हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो मुझे तो यही कहूंगा कि ये नेचर और सिग्नेचर है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी संविधान के मूल स्वरूप को बदल देता है, जो जनता के मूल अधिकारों पर प्रहार कर देता है, जैसा कि इंदिरा जी ने की, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो। और वर्तमान में भी आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में इनकी सहयोगी की सरकार है, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर टीएमसी की, आम आदमी पार्टी का ही दिल्ली में, जहाँ पे आपके वरिष्ठ पत्रकार है, देखिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर उनके पंजाब में, यही बात तेलंगाना में, यही बात हैदराबाद में, यही बात कर्नाटक में, यही बात हिमाचल में। लेकिन मैं तो एक इससे भी बढ़ के बात कहूंगा, देखिए प्रवीण जी, अयोग्य व्यक्ति के पास सरकार और सत्ता की चाबी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अयोग्य और अहंकारी व्यक्ति के पास जब भी ऐसी चीजें जाएंगी वो देश का नुकसान करेगा, जैसे 1975 में किया और जैसे 2004 में भी किया और जैसे 2009 में। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सिंह साहब आपने शुरू किया
और तड़ा वो खटाखट फटाफट वाला मामला जो है, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ रखी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि क्योंकि गौतम जी भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ सवाल मेरे जहन में भी आते हैं। गौतम जी, ये बात सही है कि लड़ाई सांकेतिक है, आप लोग शक्तिशाली हैं, पिछली बार के मुकाबले विपक्ष मजबूत है, अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन लड़ाई बहुत सांकेतिक से दिखाई देती है। इंडिया अलायंस की टूट फूट भी इससे उजागर होती है, और साथ ही साथ में एक तरफ संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेकर शपथ लेते हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरजेंसी का ये एक दाग भी है जिसको धोना बड़ा मुश्किल है। देखिए, एसएन सिंह साहब जो भाजपा के प्रवक्ता यहां आज मौजूद हैं, उन्होंने अभी जितना भी अपना वक्तव्य दिया उसमें 2024 के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव को छोड़कर सारी बातचीत करी। आपका जो विषय है उस पर कुछ भी बोलने से कतराते हुए मुझे नजर आया। देखिए, सर्वसम्मति के दो तरफा प्रयास और आपसी मान सम्मान से जो एक संसद है वो कुशल और प्रभावी ढंग से चलाने की नींव रखी जाती है। मगर आज के जो सत्ताधारी दल है, जिनके पास एक मौका था कि शुरुआत में ही एक मिसाल कायम कर देते, जबकि विपक्ष के जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हमने वही मांग करी जो इस देश की संसदीय परंपरा है, जो इस देश में सालों से होता आया है। क्या इनकी तरफ से जब ये मांग 2014 से 14 में रखी गई थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब चरणजीत सिंह अटवाल अकाली दल जो इनका सहयोगी दल था उस समय, उसकी तरफ से डेप्यूटी स्पीकर थे 2004 से 9 तक, और 2009 से 14 तक भी भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है वो डेप्यूटी स्पीकर थे। लेकिन आज जब खड़गे जी ने राजनाथ सिंह जी से इतनी सी बात फोन पर कही कि हम भी चाहते हैं कि सर्वसम्मति से स्पीकर बनाया जाए, मगर संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए आप इस बात का आश्वासन दीजिए कि आप जो डेप्यूटी स्पीकर है वो इंडिया गठबंधन का विपक्ष का बनाएंगे। मगर फोन जो है वो वापस नहीं आया। वापस क्या आया? वापस आया नरेंद्र मोदी का अहंकार, वापस आया नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य में और उनकी करनी में, कथनी और करनी में जो अंतर है वो इस देश को दोबारा इस बार आपके पॉइंट वैलिड है। मैंने आपके ये पॉइंट्स उठाए भी हैं, दिन भर आज खबरों में ये छाए रहे हैं, इस पर आएंगे। आपने अपनी बात को रखा है। अच्छा, कुमार राकेश जी, आज थोड़ा सा मामला उल्टा है। देवकीनंदन मिश्रा जी दूरस्थ रहते थे, आज वो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, आप थोड़ा दूर बैठे। देवकीनंदन जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस पैनल पर। तो बड़े मजेदार बातचीत रही है कुमार राकेश जी और देवकीनंदन जी की इस पैनल पर कई बार। तो कुमार जी, आप भी अभी जो गौतम सेठ साहब ने कहा है वो महत्वपूर्ण बात है भाई। डिप्टी स्पीकर को लेकर एक पिछले 2 टेन्योर में तो देखा, पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी थी, कोई चारा ही नहीं था इनके पास। अब की बार अगर बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, कुछ मांग रखी जा रही है, पुरानी एक परंपरा रही है विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने की, तो देना चाहिए था। आपका विचार क्या है इस पर? देखिए, परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि हम पीयूष गोयल को कोट करें, कि मैं भाजपा के प्रवक्ता यहाँ सिंह साहब बैठे हैं और यहाँ विश्लेषक के रूप में देवकीनंदन जी भी हैं, तो इन दोनों पक्षों को यदि हम सुनने के बाद, गौतम जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि परंपरा है, मिलनी चाहिए, लेकिन टर्म्स जो होते हैं, कंडीशन, किन शर्तों पे यदि उसको देखा जाए, उन्होंने पहले टर्म डेट कर दिया कि पहले हमारा डिप्टी स्पीकर फिक्स करो, फिर आपको हम स्पीकर के लिए हामी भरेंगे। एक जो एक कंटेंशन की बात है, जैसे कि अभी विश्वास करे तो कोई कैसे करे। परंपरा का सम्मान है, परंपरा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मामला जो है परस्पर विश्वास श्रद्धा का है। जिस तरह से चुनाव में संविधान को लेकर झूठ बोला गया, खटाखट कर लेकर के, अभी आप देख रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया वायरल है कि खटाखट बैंक खुल गए, झूठ बोला गया आम जनता से, जिसमें कई तरह के लोग कानूनी दाव पेच ढूंढ रहे हैं, तमाम लोग दल के अलावा, बीजेपी के अलावा, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला, तो किन शर्तों पे या किन बातों पे उन पे भरोसा किया जाए? मुझे ऐसा लगता है पीयूष गोयल के स्टेटमेंट को सुनने के बाद। और दूसरी बात इसमें है कि जब राजनाथ सिंह से बात करने की बात थी खड़गे जी को, अब हमारे राहुल गांधी जी ने खारगे बोला, खड़गे या खारगे है वो जानना पड़ेगा सही नाम क्या है,
क्योंकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक तो है। वो अलग मुद्दा है। ठीक है कुमार जी, लेकिन ठीक। बात कहा गया खड़गे जी से बात करने के लिए, और उन्होंने पकड़ा दिया उनको, केसी वेणुगोपाल को, और अंदर में पार्लियामेंट हमारे मित्र हैं बता रहे थे कि टीआर बालू रह चुके हैं पहले अटल जी के साथ, तो उसमें टीआर बालू तैयार थे आम सहमति के लिए। और इसमें एक और मुद्दा है, ये भूल जाते हैं कांग्रेस के लोग, कि अभी अभिषेक जो इनके भतीजे और सांसद है टीएमसी के, उन्होंने कहा एक तरफा फैसला है, हमसे सहमति नहीं ली गई, हमसे बातचीत नहीं की गई। तो ये भी एक पेश है, जो 29 सांसदों का चंक है। हाँ, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये सवाल आते भी हैं। 10 सेकंड में तिवारी, 10 ठीक है, सेकंड 10 सेकंड दिया, इसको मैं सबब कर रहा हूं। तो वो कहां जाके अटकेगा भटकेगा, ये भी एक मुद्दा है। तीसरा कि 7 सांसदों ने आज तक शपथ नहीं ली, जिसमें 3 टीएमसी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं, 2 निर्दलीय हैं, तो 1 सपा के हैं। और ये नियम है लोकसभा का। मैं 1991 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, दोनों सदन कवर किया है, तो उसमें नियम, हालांकि नियम अब 10 सेकंड हो गए कुमार राकेश जी, बाकी लोगों को शामिल करें। 3 सेकंड कि जब तक कोई मतलब सदस्य नहीं होगा तो वोट नहीं देगा। तो नंबर जो है अब 1 बायनाट खाली हो गया है, तो 271। ठीक है, वो हम जानते हैं, पूरा नंबर का गणित में दिन भर से बता रहा हूं। वो तो देखिए सांकेतिक लड़ाई में एक शब्द में मैंने कह दिया, सांकेतिक लड़ाई है। देवकी नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के पास मैं जाऊंगा क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन देवकी नंदन जी ने शुरुआत से ही, आपको याद होगा कि आंकड़े भी जो रखे थे वो दुरुस्त निकले हैं, तो उसके बाद से वो एक अलग तेवर में भी दिखे। उन्होंने कहा कि हाँ बात सही निकली, जब सब कुछ और बता रहे थे तब उन्होंने क्लियर कट बताया था। अब ये बताइए मुझे कि अभी जो राजनीति चल रही है, थोड़ा सा चूक गए थे देवकी नंदन जी, लेकिन ठीक है, फिर भी काफी करीब थे। मैं तो उसका क्रेडिट दूंगा क्योंकि बाकी सब तो बहुत लंबा चूक गए थे। देवकी नंदन जी, ये बात सही है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी से बहस हो रही है। अब अगर विश्वास अविश्वास की बात है तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। जो पीयूष गोयल के जिस बयान की बात करें, एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा है कि भाई इस तरह की राजनीति को कैसे प्रमोट किया जाए कि स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं, डिप्टी स्पीकर पे बार्गेन करना शुरू कर दिया। आप पहले इस पर सहमति बनाते, बाद में बात होती। तो यहां पर बीजेपी का भी वैलिड पॉइंट है। वो चाह रहे थे कि सबको साथ लेकर चले। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और विपक्ष की कंस्ट्रक्टिव भूमिका हो सकती है। नहीं, सबका पक्ष ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात याद रखनी चाहिए कि जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था हम पक्ष हैं और वो प्रतिपक्ष हैं, कोई विरोधी नहीं है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जो देश है उसके लिए काम करते हैं, जो देश की जो जनता जनार्दन है उसके लिए काम करते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करते हैं, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा था। तो अगर चूंकि 10 साल तक जो मोदी जी ने सरकार चलाई उसमें किसी को उन्होंने डिप्टी स्पीकर तो बनाया नहीं, तो सवाल वैलिड था। अच्छा, दूसरी तरफ आप सपोर्ट अगर मांग रहे हैं, राजनाथ सिंह जी की, खड़गे साहब को फोन कर रहे हैं कि भाई आप सपोर्ट कीजिए, तो खड़गे साहब ने भी अपना प्रपोजल रखा कि भाई जो परंपरा है डिप्टी स्पीकर आप हमको, आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ मुंह से कहना है, जबान से कहना है कि हाँ नहीं बिल्कुल परंपरा का पालन होगा। हो सकता है इस बार भी ना रखें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं परंपरा का पालन होगा। अगर राजनाथ सिंह जी ये बात मुझे लगता है कह दिए होते तो शायद ये बितंगा नहीं बनता। लेकिन मैंने ये माना आज जो है लोग उसकी बात हो रही है, लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, तो लोकतंत्र क्या एक पक्ष से तो बनेगा नहीं। लोकतंत्र अगर बनता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों से बनता है। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों साथ नहीं बैठेंगे तो जनता का भला कैसे होगा। कांग्रेस ने जो वायदे किए, इंडिया गठबंधन ने जो वायदे किए, जो बीजेपी ने वायदे किए, ये दोनों सत्ता में कोई भी आता, आज बीजेपी सत्ता में आई, एनडीए सत्ता में आया है तो उसके वायदे पूरे हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन आया होता तो उसके वायदे पूरे होते। लेकिन लोकतंत्र को बचाया तभी जा सकता है जब दोनों की सहमति हो। आज नंबर भी है कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास भी नंबर है, तो डिप्टी स्पीकर का पद उनको मिलना चाहिए, ये तो नियम कहता है और परंपरा भी कहती है जी। और हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ये तो मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष। तो अगर मोहन भागवत जी से भारतीय जनता पार्टी बड़ी है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मोहन भागवत जी ने तो ये नहीं कहा कि
पक्ष ही केवल रहेगा। सत्ता दो धुरी पर बनी हुई है, दो पाए हैं सत्ता के, पक्ष और प्रतिपक्ष। ठीक है, विपक्ष को तो वैसे भी जनता की आवाज कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है विपक्ष। और एसएन सिंह साहब, आपकी तरफ बहुत सारे सवाल आ गए। गौतम जी ने भी कई बातें कही थी और कई बातें जो देवकी नंदन जी ने कही है वो भी इशारा कर रही हैं कि भाई एक परंपरा है, एक वादा करते, कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि हाँ डिप्टी स्पीकर इस बार रखा जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा। नहीं, देवकी नंदन जी ने जो बात कही, मैं उसको अस्पष्टता से न कहते हुए आधी और अधूरी बात कही। देवकी नंदन जी एक पक्ष की बात कहे, दूसरे की। मैंने कहा परंपरा का निर्वहन अगर करना है तो ये परंपरा था कि सत्ता पक्ष अगर विपक्ष कोई बात करता है या विपक्ष से सत्ता पक्ष अगर कोई बात संसद भवन में करता है तो कोई कोड नहीं करता। अगर ये भी कवर किए होंगे तो जानते हैं कि सब लोग करते हैं। दूसरी बात, पारदर्शिता की बातें और पक्ष और विपक्ष की बातों, तो आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी को दुर्गा और चंडी की उपाधि देती हैं। वो पारदर्शिता, वो लोकतंत्र, वो कहाँ है? जब विदेश में जाकर राहुल गांधी जी कहते हैं भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, नहीं कहना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, आपने कहा आदरणीय मोहन भागवत जी के बारे में, नहीं, मोहन भागवत जी सर्वोपरि है, लेकिन सबसे बड़ा संविधान है। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि आप देश के मर्यादा को खंडित करिए, आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाइए, कभी ईवीएम पर सवाल उठाइए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाइए, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाइए, कहां लिखा हुआ? और मैं तो कह रहा हूं, जब G20 जैसा सम्मेलन भारत में हो रहा था, दुनिया के लोग भारत में आए थे, हो सकता है आपस में कोई कटुता हो, लेकिन वो कटुता इस तरह की नहीं थी कि आप उसमें शामिल नहीं होंगे। तब भी परंपरा आपको कायम रखना चाहिए। जो देश के लोग परंपरा को कायम रखते हैं, लेकिन आप परंपरा को कायम नहीं रखते। और मैंने 6 सवाल पूछा था। मैंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्यों? आप दे दीजिए वहां पे, आप एक मिसाल कायम करिए। तीसरी बात, उन्होंने नियम की बात कही। कहीं ऐसा नियम नहीं है, नियम था जब लोग परंपराओं को मानते थे। लेकिन जब आप सत्ता में रहते हैं तो भी आप संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, और जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो भी षड्यंत्र रचने का कार्य करते हैं। भारत को नहीं मानते, भारत की संस्थाओं को नहीं मानते, और दुनिया में भारत के विरुद्ध जो चीजें चलाई जाती है मुहिम, उसको लेकर भारत में आते हैं। तो कैसे माना जाए कि इस समय का वर्तमान विपक्ष उस तरह का पारदर्शी विपक्ष है जैसे देवकी नंदन जी कह रहे हैं? गौतम जी, ये बात तो सही है, सिंह साहब जो कह रहे हैं कि भाई आप पूरी अपेक्षाएं, पूरे अनुपालन परंपराओं का करे, बीजेपी करे, जो कुछ नैतिकता है वो बीजेपी के लिए हो, और जब बात कर्नाटक की होगी, वहां के डिप्टी स्पीकर की होगी तो बात भूल जाएंगे, जब बयान देना होगा, संवैधानिक संस्थानों पर कुछ बोलना होगा तो बात दूसरी हो जाएगी। ये क्या मामला है? देखिए, इसमें यह है कि हर प्रदेश के अंदर जो जिस तरह से ये चलता आया है वो हर प्रदेश में अलग है, हर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से है। लेकिन लोकसभा में जिस तरह इस ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो करते आए हैं, उस ट्रेडिशन को इस बार नकारना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विश्वास का जो धरातल होता है वो संवाद होता है। यहां जब ये मांग रखी गई तो दूसरी तरफ से संवाद बंद कर दिया गया। यदि संवाद किया जाता, यदि विश्वास दिलाया जाता, तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की वो जो श्री कृष्ण की आखिरी चेतावनी, उसके 3 पंक्तियां आज कहने का यहां जरूर, क्योंकि बिल्कुल एप्रोप्रिएटली फिट बैठती हैं इस सिचुएशन पे। जब श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता। तो इस सरकार का शुरुआत में ही विवेक जो है वो मरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो हमारा विपक्ष है वो अड़िल है, वो बिल्कुल इस बात से हिलने वाला नहीं है कि लोक मुद्दों पर, सांसदिक परंपराओं पर और इस देश का जो हमारा संविधान है उसकी वैल्यूज पर, इथोस पर पहरा देने का काम विपक्ष करता है। अच्छा, कुमार राकेश जी, एक मिसाल तो कायम की ही जा सकती है। अब की बार तो जो सरकार है उसको बड़ी मजबूती से चलाना है, तो विपक्ष को साध कर चलना पड़ेगा। ये तो अभी पहला सत्र है, पहले सत्र में भी शपथ का ही समय चल रहा है। अभी तो आने वाले दिनों में देखिए और क्या होता है, विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला है। ऐसे में अगर सचमुच साथ में लेकर चलना है, साधना है, तो थोड़ी सुनना तो पड़ेगी विपक्ष की भी। गौतम जी ने हमारे प्रिय राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों को उकेड़ा है, तो मुझे एक तरह से उद्वेलित करने की कोशिश की है। तो मैं उस पंक्ति में जोड़ देता हूं, आज 25 जून है और भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है, तो इंदिरा गांधी का बुद्धि, विवेक उसी तरह से
उस पर काली छाया पड़ गई थी जब उन्होंने 25 जून के रात में लोकतंत्र के इमरजेंसी लाया था। तो उसी क्रम में उसी कवि की पंक्तियां है, जाति जाति हाय रे जाति जाति, पूछो मेरे भुजबल से, जाति पूछनी हो तो पूछो मेरे कवच कुंडल से। लेकिन सोचिए कि उस जातिगत गणना को लेकर के जो चुनाव जीता गया है, उस लोकतंत्र की जो आत्मा के साथ जो खिलवाड़ किया गया। बड़ी अच्छी बात देवकीनंदन जी बोल रहे थे कि सभी दल को मिलकर देश के लिए सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है, अपनी पार्टी, अपना दल, अपने लोग, अपने भाई, अपने बहन। पर वायनाड से कुछ और भी चला जाता तो वायनाड का नुकसान नहीं हो जाता। तो ये जो है एक सर्वानुमति, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि बहुमत और सहमत अच्छी बात है, उन्होंने कहा, लेकिन 10 साल तक किसी ने बोला नहीं। मांग उठानी चाहिए था कांग्रेस को, जब 10 साल नहीं थे नंबर में तो उसमें बात आती तो और अच्छी बात होती। लेकिन अभी जो कुछ नंबर बड़े हैं झूठ बोलने के कारण या गलत बोल करके लोगों को झुठला करके बरगला करके जाति के नाम पे या जो भी समीकरण है उसके नाम पे, खटाखट के नाम पे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। रही बात परंपराओं की, परंपराएं तो चलती है एक तरफा। ठीक है, अब थोड़ा समय सीमित रहेगा कुमार जी, तो मैं फटाफट अब क्लोजिंग कमेंट की तरफ जाता हूं। माफ कीजिएगा कुमार जी, तो फटाफट मुझे देवकीनंदन जी एक बहुत क्लोजिंग कमेंट की तरफ अब एक एक करके बढ़ेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, हम देखते हैं कि सत्ताधार जो थोड़ा सा कमजोर होता है उसके प्रति एक ममता का भाव चला जाता है। एक ऐसा लगता है कि भाई ये इसके साथ में खड़ा, कमजोर के साथ में ज्यादातर लोग खड़े होना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष को इस बार मजबूत कहा जा रहा है, लेकिन सत्ताधारी दल के मुकाबले तो वो कमजोर ही है। लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं तब भी, जैसे एसएन सिंह साहब की पूरी बात को अगर समझा जाए तो वो यही बताना चाह रहे थे कि भाई जब इनके पास शक्ति रही है तो इन्होंने इसका क्या उपयोग या दुरुपयोग किया है, उसको भी देखिए। तो ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए? और फिर एक काम चल रहा है, किसी तरह आप जो सत्ता में हैं वो अपने तरीके से काम को चलाएंगे? नहीं, सत्ता में जो पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी है, 10 साल पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तो वो चला रही थी। लेकिन परंपरा जो एक सदियों, मतलब 10, 20, 25, 30 सालों से जो चली आ रही है कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास, तब तो वो टूटे फूटे मैंडेट से ही चल रहा था। मतलब वैसे वाला तो जैसे बीजेपी आई ऐसे तो आई नहीं थी कोई। नहीं, बीजेपी कौन सा बहुमत में आई है इस बार? नहीं आई। मैं इसी बार की बात कर रहा हूं, इन 10 सालों की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। 10 साल में तो विपक्ष का नेता भी नहीं चुना गया, विपक्ष का नेता भी कांग्रेस नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उसके पास नंबर थे, नंबर नहीं थे। तो आज नंबर उसके पास है, तो क्या मोदी जी उनको, अगर कोई नेता बनता है कांग्रेस की तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है, तो क्या बीजेपी उसको रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है। आज ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस पर आज की चर्चा हो रही है, ये एक तरीके की परंपरा है। तो परंपरा का कई बार निर्वहन होता है, कई बार नहीं होता है। ये तो सत्ता पक्ष के ऊपर है कि वो डिप्टी स्पीकर का पद वो देता है या नहीं देता। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है 10 साल, करीब 7 साल हो गया, डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। डिप्टी स्पीकर कब बना? एक डिप्टी स्पीकर बना, नितिन अग्रवाल को बनाया गया था जब योगी जी, वो भी बहुत मतलब एक समझिए वो बीजेपी में ही शामिल हो गए थे, तब उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया, वो भी 1 साल के लिए। इस अभी आज की तारीख में डिप्टी स्पीकर नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। एसएन सिंह साहब एक क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब हम समाप्ति की तरफ। एक बात मुझे कहना, अभी इन्होंने राकेश भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही, राकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, फटाफट ही बोल रहा हूँ। राकेश जी ने बताया कि खटाखट और झूठ बोल करके चुनाव। मुझे याद करना चाहिए 2014 में कहा गया था कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए। क्या यही गुजरात मॉडल है कि अयोध्या में 6 महीने पहले जो सड़क बन रही है वो सड़क धंस जाए? क्या यही गुजरात मॉडल है कि अयोध्या का राम मंदिर जहां पर बना है और वहां पर पानी चूने लगे? ठीक है, माफी चाहूंगा प्रवीण जी, देवकीनंदन जी को नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता सब देखी कि वो किस तरह से विश्लेषण की। मैं वो लाइन बोलूंगा जिसमें कहा गया कि चलने के लिए पैर ही काफी नहीं हुजूर, छालों से मोहब्बत की हुनर तो सीखिए। अरे भैया, ऑर्डिनेंस आपके प्रधानमंत्री, ये कहां की परंपरा थी? आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री के हाथ से छोड़कर छीनकर और ऑर्डिनेंस फाड़ दिया जाता है।
ऐसी परंपरा का अनुपालन करने वाले कांग्रेस और चलो, आज आपने हसन सिंह साहब इस मंच के जरिए इतिहास को बड़े अच्छे तरीके से रखा जो आपका पूरा था। आपने सारी, मुझे लगता है इस छोटी सी चर्चा में जितना समय मिला उसमें आपने कांग्रेस के पुराने इतिहास को पूरी तरह से रखा। गौतम भाई भी अपनी बात में मुझे लगता है कि रख पाए होंगे, और कुमार राकेश जी और देवकीनंदन जी आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। समय सीमित था हमारे पास, हालांकि चर्चा बड़ी अच्छी रही और काफी सारे एस्पेक्ट्स इस पूरे मामले के आगे। अब कल बड़ा दिन है, स्पीकर का चुनाव होगा। ऐतिहासिक तो है ही क्योंकि अभी तक हो नहीं रहा था, बेशक ये सांकेतिक है, लेकिन विपक्ष चुनाव लड़ता दिखाई दे रहा है।